हिंदी कहानी निशा और रोहिणी की। देर रात गए घर के सारे कामों से फुर्सत मिलने पर जब रोहिणी अपने कमरे में जाने लगी तभी उसे याद आया कि वो छत से सूखे हुए कपड़े लाना भूल गई है। बारिश का मौसम था, आसमान साफ था, तो उसने कपड़े के अलावा घर की सारी चादरें भी धोकर छत पर सूखने डाल दी थी। थकान की वजह से एक बार तो मन में हुआ कि सुबह ले आऊंगी, लेकिन फिर ध्यान आया कि अगर रात में कहीं बारिश हो गई तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। फिर रोहिणी छत पर चली गई। वो कपड़े उठा ही रही थी कि छत के कोने से उसे किसी के बात करने की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दी। रोहिणी आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ी। दाईं ओर के कमरे के सामने वाली छत पर मुड़ेर से चढ़कर खड़ा हुआ कोई फोन पर धीमी आवाज़ में बातें कर रहा था। बातचीत में हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। बातें करने वाले की रोहिणी की ओर पीठ थी, इसलिए उसे रोहिणी के आने का आभास नहीं हुआ, मगर रोहिणी समझ गई कि ये कौन है। रोहिणी 3-4 महीने से निशा के रंग ढंग देख रही थी। वो हर समय मोबाइल से चिपकी या तो बातें करती रहती थी या मैसेज भेजती रहती। कॉलेज से आकर के वो कमरे में घुसकर बातें करती रहती। रात का खाना खाने के बाद जैसे ही मोबाइल की रिंग बजती वो छत पर भाग जाती और फिर घंटों बात करती रहती। रोहिणी के पूछने पर बहाना बना देती कि वो सहेली का फ़ोन था या पढ़ाई के बारे में बातें कर रही थी, लेकिन रोहिणी इतनी नादान नहीं थी कि वो सच न समझ पाए। वो अच्छी तरह जानती थी कि निशा फ़ोन पर लड़कों से बातें करती है, और वो भी एक लड़के से नहीं कई लड़कों से बातें करती है। निशा, इतनी रात हो गई, अंधेरे में क्या कर रही हो? चलो नीचे चलो। रोहिणी की कठोर आवाज़ सुनकर निशा चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। चल यार, मैं तुझसे बाद में कॉल करती हूँ, बाय, कहकर निशा फोन कट कर दिया और बिना रोहिणी की ओर देखे नीचे जाने लगी। तुम तो 1 आध घंटे पहले छत पर आई थी निशा, और तब से तुम यहीं हो। किससे बातें कर रही थी इतनी देर तक? रोहिणी ने डांट कर पूछा। निशा बिफर कर बोली, अब आपको क्या अपने हर फ़ोन कॉल की जानकारी देनी पड़ेगी चाची? आप हर समय मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? आप मेरी पहरेदारी करती हैं क्या? किसने कहा है आपसे? मेरा दोस्त है, मैं उससे बातें कर रही थी। निशा बड़ों से बातें करने की तमीज़ भी भूल गई है। मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें डांटती हूँ, रोहिणी गुस्से से बोली। मेरा भला बुरा सोचने के लिए मेरी माँ है। सच तो ये है कि आप मुझसे जलती हैं। आपकी बेटी मेरी जितनी सुंदर नहीं है, उसका मेरा जैसा कोई बड़ा सर्कल नहीं है, दोस्त नहीं है, इसीलिए मेरे फ़ोन कॉल से आपको जलन होती है। निशा कठोर स्वर में बोल करके बुदबुदाती हुई नीचे चली गई। कपड़ों को हाथ में लिए हुई रोहिणी स्तब्ध से खड़ी रह गई। उसकी गोद में पली बढ़ी लड़की उसे उल्टा सीधा बोलकर सुनाकर चली गई। रोहिणी की बेटी ऋचा निशा से कई गुना सुंदर, लेकिन हर समय सादगी से रहती और पढ़ाई में लगी रहती। रोहिणी बचपन से ही उसे समझाई थी कि ऋचा ने बचपन से लेकर के आज तक उसकी बात का पालन किया है। वो अपने आसपास फालतू भीड़ इकट्ठा करने में विश्वास नहीं करती, तभी तो हर स्कूल और कॉलेज में टॉप करती आई। लेकिन निशा संस्कार और गुणों पर ध्यान न दे करके हर समय दोस्तों और सहेलियों से घिरे रहना पसंद करती। तारीफ पाने के लिए लेटेस्ट फैशन के कपड़े, मेकअप बस ही उसका प्रिय शंगल था, और इसी में वो अपनी सफलता समझती। तभी तो ऋचा से 2 साल बड़ी होने के बावजूद भी उसकी क्लास में नीचे जाकर रोहिणी ने ऋचा के कमरे में झांक करके देखा। ऋचा पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि वो पीएचडी की तैयारी कर रही थी। रोहिणी ने अंदर जाकर के उसके सिर पर हाथ फेरा और अपने कमरे में चली गई। जिंदगी में हर बात का एक नियत समय होता है। समय निकल जाने के बाद सिवा पछतावे के कुछ हासिल नहीं होता। इसीलिए जीवन में अपने लक्ष्य और प्राथमिकताएं तय कर लेना होता है,
और उन्हीं के अनुसार प्रयत्न करना, यही समझाया था रोहिणी ने रीचा को हमेशा। और उसे खुशी थी कि उसकी बेटी ने जीवन का ध्येय चुनने में समझदारी दिखाई। पूरी उम्मीद है कि रीचा अपने लक्ष्य प्राप्ति में अवश्य सफल होगी। अगले दिन रीचा और निशा के कॉलेज जाने के बाद रोहिणी ने अपनी जेठानी से बोली कि निशा आजकल रोज घंटों फोन पर लगभग लड़कों से बातें करती है, आप जरा उसे समझाइए। लेकिन बदले में जेठानी का जवाब सुनकर के वो अवाक रह गई। करने तेरे, यही तो दिन है उसके हंसने खेलने के, बाद में तो उसे हमारी तरह शादी के चक्के में ही पिसना है। बस बातें ही तो कर रही है ना। और वैसे भी सभी लड़के एक से एक अमीर खानदान से हैं। रोहिणी को समझते देर नहीं लगी कि जेठानी की मंशा क्या है। वैसे भी उन्होंने निशा को ऐसे ढंग से में ही ढाल दिया है कि अमीर खानदान में शादी करके ऐश से रहना ही उसका एकमात्र ध्येय है। अमीर परिवार के इतने लड़कों में से वो एक मुर्गा तो फंसा ही लेगी। रोहिणी को जेठानी की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने समझ लिया कि उनसे और निशा से कुछ भी कहा सुनी करना बेकार है। वो रीचा को उन दोनों से भरसकर दूर रखने का प्रयत्न करती रही। वो नहीं चाहती थी कि रीचा का ध्यान इन बातों पर जाए। कई महीनों तक रोहिणी रीचा की पढ़ाई को लेकर के व्यस्त रही। उसने निशा को टोकना भी बंद कर दिया और अपना सारा ध्यान रीचा पर केंद्रित कर लिया। आखिर बेटी के भविष्य का सवाल है। रोहिणी अच्छी तरह समझती थी कि बेटी को अच्छे संस्कार दे करके बड़ा करना और बुरी मोहब्बत से बचा करके रखना माँ का फर्ज है। एक दिन रोहिणी ने निशा के हाथ में बहुत महंगा मोबाइल देखा तो उसका माथा ठनका। निशा और उसकी माँ की आपसी बातचीत से पता चला कि कुछ दिन पहले ही किसी हिमेश नाम के लड़के से निशा की दोस्ती हुई और उसी ने निशा को ये मोबाइल उपहार में दिया है। जेठानी रोहिणी की ओर कटाक्ष करते हुए कहने लगे कि लड़का आईएएस है, खानदान भी बहुत ऊंचा है, अमीर है, निशा की तो लॉटरी लग गई, निशा की तो लॉटरी खुल गई है, अब तो ये सरकारी अफसर की पत्नी कहलाएगी। रोहिणी को इस बात पर बड़ी चिंता हुई। कुछ ही दिनों की दोस्ती पर कोई इतना पैसा कैसे खर्च कर सकता है। उसके गले बात उतर नहीं रही थी। उसने अपने पति नीरज से बात की तो नीरज ने भी कहा, मैं भी धीरज भैया को कह चुका हूँ, लेकिन तुम तो जानते ही हो वे भाभी और बेटी के सामने खामोश रहते हैं। तुम जबरन तनाव मत पालो, रीचा पर ध्यान दो। जब उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की चिंता नहीं है तो हम क्यों करें। समझाना हमारा काम था, हमने कर दिया। रोहिणी को नीरज की बातें ठीक लगी। उसने तो निशा को भी अपनी बेटी समान ही समझा। पर अब जब माँ बेटी दोनों अपने आगे किसी को समझते ही नहीं है तो वो भी क्या करे। अगले कुछ महीने में तो निशा अक्सर हिमेश के साथ घूमने जाने लगी। कई बार रात में पार्टियां अटेंड करके देर से घर आती। उसके कपड़ों से महंगे विदेशी परफ्यूम की खुशबू आती। कपड़े दिन पर दिन कीमती हो जा रहे थे। रोहिणी ने कभी रीचा और निशा में भेद नहीं किया था, इसलिए उसके भविष्य के बारे में सोच करके उसके मन में भय की लहर दौड़ जाती। वो मन महसूस करके मर्यादा का अंश टूटना देखती रहती। घर में दो विपरीत धाराएं बह रही थीं। रीचा सारे समय अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती और निशा सारे समय हमेशा हिमेश के साथ अपने सुनहरे भविष्य के सपनों में खोई रहती। उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते थे। उसके अंदर सुंदर दिखने की उपमाओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी। रीचा और रोहिणी को ऐसे ही दृष्टि से देखती थी मानो हिमेश का सारा पैसा और पद उसी का हो। रीचा के बीए फाइनल और पीएससी प्रिंसिपल के इम्तिहान हो गए, लेकिन आखिरी पेपर दे करके आने के तुरंत बाद ही वो अन्य परीक्षा की तैयारियों में जुट गई। उसकी दृढ़ता और विश्वास देकर के रोहिणी और नीरज भी
आश्वस्त थे कि वो पीएससी की परीक्षा में ज़रूर सफल हो जाएगी। और वो दिन भी आ गया जब रोहिणी और नीरज के चेहरे खिल गए, उनके संस्कार जीत गए, ऋचा की मेहनत सफल हो गई, वो प्रिंसिपल परीक्षा पास कर गई और साथ ही बीए में पूरे विश्वविद्यालय में अव्वल रही। लेकिन इस खुशी के मौके पर घर में एक तनावपूर्ण घटना घट गई। निशा रात में हिमेश के साथ उसकी बर्थडे पार्टी में गई। घर में वो यही बात कह कर गई कि हिमेश ने बहुत से फ्रेंड्स को होटल में इनवाइट किया है, खाना पीना होगा और वो 11 बजे तक वापस आ जाएगी। लेकिन जब 12 बजे तक निशा घर नहीं आई तो घर में चिंता होने लगी। वो मोबाइल भी रिसीव नहीं कर रही थी। रात के 2 बजे तक उसके सारी सहेलियों के घर पर फ़ोन किया जा चुका था, पर उनमें से किसी को भी हिमेश ने आमंत्रित नहीं किया था। जिस होटल का नाम निशा ने बताया था, नीरज वहाँ गया तो पता चला कि ऐसे कोई बर्थडे पार्टी थी ही नहीं यहाँ। गंभीर दुर्घटना की आशंका से सबका दिल धड़कने लगा। रोहिणी जेठानी को तसल्ली दे रही थी, पर उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वे रोहिणी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। सुबह 4 बजे वे लोग पुलिस में रिपोर्ट करने की सोच रहे थे कि तभी एक गाड़ी तेजी से आकर के दरवाजे पर रुकी और तेजी से चली गई। कुछ ही पलों बाद निशा अस्त व्यस्त और बुरी हालत में घर आई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी कहानी सुनकर के धीरज और उसकी पत्नी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। रोहिणी और नीरज अफसोस से भर उठे। बर्थडे पार्टी का बहाना बना करके हिमेश निशा को एक दोस्त के फार्म हाउस ले गया। वहाँ उसके कुछ अधिकारी आए हुए थे। उसने निशा से उन्हें खुश करने को कहा। मना करने पर गुस्से से चिल्लाया कि महंगे उपहार मैंने मुफ्त में नहीं दिए, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। उपहार लेते समय तो हाथ पकड़ करके सब बटोर लिया और अब ढूंढ कर रही हो। और फिर पता नहीं उसने निशा को क्या पिला दिया कि उसके हाथ पाँव विदम हो गए। और फिर कहा तो निशा उसकी पत्नी बनने का सपना देख रही थी और हिमेश ने उसे क्या बना दिया। हिमेश ने धमकी दी थी कि किसी को बताए तो। रोहिणी सोचने लगी, अगर मर्यादा का पहला अंश भंग करने से पहले ही निशा सचेत हो जाती तो आज अपनी मर्यादा खो कर ना आती। निशा के कानों में रोहिणी के शब्द गूंज रहे थे जो उन्होंने एक बार उससे कहे थे कि मर्यादा भंग करते जाने का साहस ही हम में एक बरंगी सारी सीमाएं तोड़ डालेगा, दुस्साहस भर देता है। वाकई एक एक कदम बिना सोचे समझे अनजानी राह पर कदम बढ़ाती वो आज गड्ढे में गिर गई थी।